हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। में चारू अग्रवाल आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैमास वत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट 2 वीडियो और आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो कैमास वत के शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ हम देखने वाले हैं, और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं तो हमें देखने पड़ेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन को अकेले को ही काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम सेकंड पार्ट में वो लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो बुक है हमारी संदेशाशक की, वो आ गई है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। नहीं देखी आपने वो वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं, वरना मैं आई बटन पे वीडियो लगा दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कुमाऊं यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यकीन मानिए आपको जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, ये क्वेश्चन डिट्टो आप कहेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को उठा के आपको एग्जाम में दिया जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके दे दिया जाए, लेकिन अगर आप सिर्फ यही क्वेश्चन याद कर लेते हैं ना, आप यकीन मानिए आपको कोई भी और क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, ना आपको एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत है, मॉडल पेपर लेने की जरूरत है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये याद कीजिए, ठीक है। याद करने का प्रोसेस आपका सिंपल रहने वाला है, आपको वीडियो से समझना है, ठीक है। कॉपी में नोट नहीं करना है। ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ अगर अपलोडेड है तो डाउनलोड कीजिए, याद कीजिए। अगर अपलोडेड नहीं है तो आप वहां पे मैसेज कर दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगी। उसके बाद आप इजीली वहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पीडीएफ अपलोड है, मिल नहीं रहा है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है, आप इजीली मैसेज कीजिए, बात कीजिए। आपको जो काम है आप बताइए, मैं आपका काम करके दूंगी, ठीक है। ठीक है, जितना हो सकता है मैं आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करूंगी, ठीक है। और ये हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, या कोई भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना मेरे से हो पाएगा मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। बस वीडियो को अच्छे से देखिए, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अपना वैल्यूएबल एक छोटा सा कमेंट भी दिया कीजिए कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, कि नाइस वीडियो, या जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। या आपको कोई मिस्टेक लगे तो आप वो भी हम मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कवि चंद ने मृत व्यक्ति की तुलना किससे की है? ठीक है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चंद कौन है? चंद्रवरदाई, ठीक है, याद रखिएगा कौन है? कविचंद चंद्रवरदाई। कैमास वत के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई हैं। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी, क्योंकि ये जो चीजें ना आप हाईलाइट कर पाएंगे, और जब आप ये हाईलाइट करेंगे तो एग्जामिनर की पहली नजर जो होती है ना, वो आपकी हाईलाइट चीजों पे जाती है। तो आपके जो हाईलाइट चीजें होंगी उन्हें देख के अगर वो सही होंगी तो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं जाएगा, ठीक है। आगे पीछे आपने कुछ भी जो लिखा है वो पढ़ने में ही नहीं आएगा, ठीक। तो कवि चंद ने मृत व्यक्ति की तुलना किससे की है? मृत व्यक्ति यानी मरे हुए व्यक्ति की तुलना किससे की है? तो जो कवि चंद्रवरदाई हैं उन्होंने मरे हुए व्यक्ति की तुलना किससे की है? इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आपके दो तरीके से और बन सकते हैं। कैसे? एक तो ये आ सकता है कि मरे हुए व्यक्ति की तुलना किससे की है, तो ये देखिए, पहले हम आंसर देखते हैं, उसके बाद में बताती हूँ तो क्वेश्चन आपके कौन से और बनेंगे। तो कवि चंद ने मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की तुलना ऐसे सूखे सरोवर से की है जहां सरोवर सूखते ही वहां के निवासी हंस पक्षी अपने पंख समेटकर तुरंत उड़ जाते हैं और सरोवर सूना ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि मृत व्यक्ति की तुलना यानी कि मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की तुलना किससे की है? सूखे सरोवर से। किससे की है? सूखे सरोवर से। इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा, यानी ब्लैक पेन से लिखिएगा, इसे सूखे सरोवर से की है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कवि चंद ने मृत व्यक्ति की तुलना सूखे सरोवर से क्यों की है? ठीक है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि यह आ सकता है, कवि चंद ने मृत व्यक्ति की तुलना सूखे सरोवर से क्यों की है, ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने के लिए, ओके। मृत व्यक्ति की तुलना किससे की गई है, ये हो गया। दूसरा हो गया, मृत व्यक्ति की तुलना सूखे सरोवर से क्यों की गई है। या क्वेश्चन चेंज करके दे सकते हैं कि सूखे सरोवर की जो तुलना है वो कवि चंद्रवरदाई ने किससे की है, या सूखे सरोवर को किसके समान माना है, ठीक है। तो किसके समान माना है? मृत व्यक्ति के समान माना है, ठीक है। या मृत व्यक्ति को किसके समान माना है? सूखे सरोवर के समान। बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए,
सूखे सरोवर के समान माना है। कैसे माना है कि जैसे उस सूखे सरोवर की तरह माना है जहां पे सरोवर सूखता है और वहां निवास करने वाले जो हंस पक्षी होते हैं वो क्या होता है, अपने पंख समेटते हैं और उड़ जाते हैं और सरोवर को सूना छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे पहले तो हमने ये देख ली, ठीक है। अब हम यहाँ पे मनुष्य से तुलना करेंगे। तो इसी प्रकार व्यक्ति क्या होता है, सरोवर रूपी शरीर होता है व्यक्ति के पास। क्या होता है, हमारा शरीर जो है सरोवर की तरह है। जैसे सरोवर सूख जाता है इस तरीके से जब हमारा शरीर जो है नष्ट होने वाला होता है, यानी बीमारी लग गई है, बुढ़ापा आ गया है, किसी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ होता है, जब हमारा शरीर नष्ट होने वाला होता है, ठीक है, तो क्या होता है, हंस पक्षी रूपी जो हमारी आत्मा होती है वो क्या करती है, सदा सदा के लिए अपने पंख समेटती है और उड़ जाती है। ऐसे ही तो होता है, हमारे प्राण भाई, आत्मा जो है, प्राण जो है वो निकल जाते हैं। वो कैसे, हंस पक्षी की तरह निकल जाते हैं, हमें छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और जीवन में चारों ओर क्या होता है, अंधकार रूपी सूनापन छा जाता है। चारों ओर यानी चारों ओर, चारों ओर लिख सकते हैं आप, चारों ओर लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप उस भाषा का प्रयोग कीजिए। ओके, ऐसा नहीं है कि डिट्टो ये याद करना है, आप समझिए, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप इतनी बड़ी क्लास में है कि आप अपनी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, तो अपनी लैंग्वेज यूज कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको अपनी लैंग्वेज बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी इशू है तो आप अपनी लैंग्वेज बनाइए, आंसर मुझे सेंड कीजिए, और मैं आपको कोई भी मिस्टेक होगी या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं या किस तरीके से इसे और अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, इस तरीके से आप इसे याद कीजिएगा, ठीक है। क्या किया गया है यहाँ पे, पहले सूखे सरोवर के बारे में बताया गया है, उसके बाद उसकी जो तुलना है हमसे की गई है, ठीक है, यानी कि शरीर से, हमारे मनुष्य के शरीर से की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमास वध में कवि चंद ने मृत्यु मनुष्य जीवन की किन किन अवस्थाओं का चित्रण किया है, ठीक है। क्या किया है, कैमास वध में कवि चंद वरदाई जो है उन्होंने मनुष्य जीवन की किन अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पे किया है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन कौन सी अवस्थाएं यहाँ पे जो कवि चंद वरदाई है उन्होंने बताई है। तो कैमास वध में कविवर चंद ने मनुष्य के गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का वर्णन बड़ी सूक्ष्मता और यथार्थता के साथ किया है, यानी कि बहुत ही बारीकियों के साथ और यथार्थता यानी कि सच्चाई के साथ यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है किसका, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का, ठीक है। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो पूरा जीवन होता है भाई, एक बच्चे का जन्म होता है वो गर्भ में होता है, तब से लेके वृद्ध होकर उसके मरने तक की तो सारी बात उन्होंने बता दी, यानी कि हमारे पूरे जीवन का वर्णन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो कवि क्या कहते हैं कि कवि के अनुसार मानव पहले माता के गर्भ में निवास करता है, ठीक है, हमें सबको पता है ये। तत्पश्चात समय पूरा होने पर अर्थात 9 मास पूर्ण होने पर वह संसार में जन्म लेता है, ठीक है। कितने समय में आता है एक बच्चा, 9 मास में, यानी कि 9 महीने का जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद क्या होता है, वो बच्चा बाहर आता है और ये दुनिया देखता है और संसार में संलग्न हो जाता है, ठीक है। यानी कि संलग्न हो जाता है, यानी कि संलग्न होने का मतलब है उसमें घुल मिल जाता है, उसका एक हिस्सा बन जाता है। कभी रोता है तो कभी हंसने लगता है। आप देखते हो बच्चा रोता है, हंसता है, आज तक हम भी हैं भाई, कोई प्रॉब्लम होती है रोते भी हैं, खुशी होती है हंसते भी हैं, और भी बहुत सी फीलिंग्स है, बहुत सारी फीलिंग्स हम फील करते हैं, दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, बहुत सारी चीजें फील करते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर तेजी से विकसित होता है। आप लोग जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत तेजी से विकसित होता है, कहाँ बचपन जाता है, कहाँ बड़े हो जाते हैं, कब फैमिली बच जाती है, कब बूढ़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, ठीक है। दिन रात उसे सजाता और संवारता है, किसे, शरीर को। हमें अपने शरीर से भाई प्यार हो जाता है, हर कोई अपने शरीर का ध्यान रखता है, उसे सजाता संवारता है। किसे सजना संवरना पसंद नहीं होता, किसे पसंद नहीं होता कि हम बहुत फिट रहें, हम ऐसे रहें, हम वैसे रहें, तो क्या है, अपने शरीर से हमें मोह होने लगता है। वो यहाँ कहने का मतलब है कि हमें अपने शरीर से प्यार होने लगता है, शरीर से हमें मोह होने लगता है, ठीक है। हम इसका ध्यान रखने लगते हैं, इसे सजाने संवारने लगते हैं। उसकी चिंता में घुलता है, हमें इसकी बहुत चिंता रहती है कि कहीं उसे कोई जला ना दे, हमें मार ना दे, ठीक है। धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता जाता है, यानी वृद्धावस्था की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसके बाल, त्वचा और दांत आदि कांतिहीन होकर झड़ने लगते हैं। कांतिहीन होना मतलब उसकी जो शक्ति है वो जाने लगती है, कमजोर होने लगते हैं। कवि मनुष्य की इन चिंताओं से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य को क्या कर रहा है, वो प्रेरित कर रहा है कि भाई ये जो चिंताएं हैं ना, तुम्हें इन चिंताओं को छोड़ दो, इनसे मुक्त हो जाओ, ठीक है। इन चिंताओं को छोड़ दो, इनसे मुक्त हो जाओ। वे कहता है मान
त्याग कर पृथ्वीराज से याचना करो, क्योंकि मृत्यु का फल तो निश्चित है, वह एक क्षण के लिए भी नहीं मिटता। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जो चंद्रवरदाई है वो क्या कहते हैं यहाँ पे किससे, कैमास से, कि अपना मान त्यागो, ठीक है, अपना मान त्यागो और पृथ्वीराज जो है उनसे क्षमा याचना मांगो, तुमने जो किया है उसके लिए उनसे क्षमा मांगो, क्योंकि मृत्यु तुम्हें आने वाली है, मृत्यु का फल तो निश्चित है। जिस क्षण आपकी मृत्यु लिखी होती है उस क्षण आपकी मृत्यु हो जाने वाली होती है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। आगे देखिए, प्राणों की मुक्ति की याचना करो, जिससे मनुष्य की इन अवस्थाओं से छुटकारा मिले। यानी कि क्या होता है, कैमास की जब मृत्यु हो रही होती है, कैमास को जब मारा जाता है, क्या वो वृद्धावस्था में होता है? नहीं, वृद्धावस्था में तो वो नहीं होता है। तो ये कहता है कि जो ये अवस्थाएं हैं, शरीर से मोह होना, ठीक है, और अपने आप से प्यार होना, डर कि हमें कोई जला न दे, मार न दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, इन सब चिंताओं से तुम मुक्त हो जाओगे। तो मुक्ति की याचना करो, अपनी प्राणों की मुक्ति की याचना करो, ये याचना करो कि हे ईश्वर मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरे प्राण जो जा रहे हैं वो आत्मा ना भटके, मैं मुक्त हो जाऊं, ठीक है, संसार से छुटकारा मिले मुझे, ठीक है, क्योंकि तुम उससे क्या होगा, मनुष्य की जो ये अवस्थाएं हैं ना, इनसे तुम छुटकारा पालोगे, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पालोगे। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों की विशेषताओं पे प्रकाश डालिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चंस पे ढील डाल भी देते हैं तो इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन के आने के चांस 90% होते हैं, ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन मिलेगा आपको, 8 या 10 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, तो उसमें आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। आंसर देखिए, पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ स्वीकृत किया गया है। यानी कि माना गया है कि जो रासो काव्य परंपरा है उसमें पृथ्वीराज रासो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चंद्रवरदाई कृत यानी चंद्रवरदाई द्वारा रचित या लिखा हुआ यह विस्तृत ग्रंथ यानी कि बड़ा सा ग्रंथ 2500 पृष्ठ में समाहित है। कितने हैं? 2500 पेजेस हैं इसमें, याद रखिएगा 2500 पेजेस हैं, जिसमें कि 69 समय या सर्ग, कितने? 69 समय या सर्ग, और 16,306, कितने? 16,306 छंदों का योग है। यानी कि अगर हम देखें तो ये 2500 पृष्ठ हैं, 16,306 जिसमें छंद दिए गए हैं। यानी कि अगर हम छंद किसे कहते हैं, छंद है हमारे श्लोक वगैरह जो होते हैं, ठीक है, पंक्तियां जो है वो एक एक छंद कितना है, 16,306 छंद हमें दिए गए हैं, ठीक है। और कितने समय का वर्णन हुआ है? 69 सर्ग, या हम कह सकते हैं 69 जो हमारे भाग हैं वो है, ठीक है, जिसमें से एक भाग क्या है, कैमास वध, जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस एक भाग को हमने पढ़ा है, और बचे हुए जो हमारे पास कितने हैं, 68 पार्ट्स और हैं जो कि हमने देखे ही नहीं। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो की कथा वस्तु चंद के बाल सखा यानी बचपन के मित्र स्वामी पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र पर आधारित है। किस पे आधारित है भाई? पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र पर ये आधारित है। चौहान के विरोचित गुणों, आदर्शों एवं स्वभावगत परिचय के साथ साथ गुर्जर नरेश, भीमदेव चालुक्य, कान्य कुब्जेश्वर, जयचंद तथा गजनी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के साथ हुए युद्धों का भी पर्याप्त विस्तार से वर्णन किया गया है। याद रखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, पृथ्वीराज रासो की जो कथा वस्तु है इसमें क्या दिया है, चंद्रवरदाई जो है उन्होंने अपने बाल सखा पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन यहाँ पे किया है, जिसमें कि उन्होंने क्या किया है, जो पृथ्वीराज चौहान है उनके गुणों को, उनके वीर जो गुण है, विरोचित गुण यानी कि उनमें वीरों वाले जो गुण हैं, उनके आदर्श जो है, उनका जो स्वभाव है उसे बताया है। साथ ही जो गुर्जर नरेश हैं, भीमदेव चालुक्य, कान्य कुब्जेश्वर, जयचंद और गजनी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, इनके साथ जो भी पृथ्वीराज के युद्ध हुए हैं इसके बारे में भी बताया है। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज से जुड़ी हुई जो अनेक रोचक यहाँ पे हमें घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी, जो भी हमारी रोचक घटनाएं हुई हैं पृथ्वीराज चौहान के जीवन में, वो सब हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगी कैमास वध में, सॉरी पृथ्वीराज रासो में, ठीक है, क्योंकि ये कैमास वध है तो यहाँ पे तो कैमास से जुड़ी ही सारी जानकारी हमें देखने के लिए मिलेंगी। आगे देखिए, शैल्पिक दृष्टि से
यानी कि शैल्पिक दृष्टि कौन सी, यानी कि व्याकरणिक अगर हम दृष्टि से देखें, व्याकरणिक इसके व्याकरण के जो गुण है व्याकरणिक दृष्टि से देखें, ठीक है, तो क्या है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य अत्यंत उत्कृष्ट है। यानी कि व्याकरण का प्रयोग भी बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे किया गया है। कैसे, वीर और श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक इस ग्रंथ में मिलता है। यानी कि यहाँ पे किस चीज का प्रयोग हुआ है, वीर रस और श्रृंगार रस का यहाँ पे हमें प्रयोग देखने के लिए मिलेगा। सौंदर्य और प्रकृति चित्रण की छटा निराली है। यानी कि यहाँ पे सौंदर्य और प्रकृति चित्रण हमें देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यहाँ पे सौंदर्य वर्णन भी किया गया है और प्रकृति चित्रण भी किया गया है, यानी कि प्रकृति को भी दर्शाया गया है, प्रकृति की सुंदरता को भी यहाँ दर्शाया गया है। उसके अलावा भाषा, शैली, व्याकरण और काव्य शास्त्री की दृष्टि से यह ग्रंथ उत्तम है। यानी कि काव्य शक्ति, भाषा, शैली, व्याकरण सभी कुछ इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में दिया गया है। इस तरह से इसे ग्रंथ को कैसा माना गया है, उत्तम ग्रंथ माना गया है। काव्य शास्त्रियों ने इस ग्रंथ को कैसा ग्रंथ कहा है, उत्तम ग्रंथ कहा है। ठीक है, छंद योजना, अलंकार योजना का संयोजन देखते ही बनता है। यानी कि यहाँ की जो छंद योजना है, जो अलंकार योजना है, उस पर आप मोहित हो जाएंगे, वो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप एक काव्य शास्त्री हैं तो आपको छंद योजना और अलंकार योजना यहाँ पसंद आएगी, क्योंकि उसका जो संयोजन है वो देखते ही बनता है। यानी कि बहुत ज्यादा मन को हल लेने वाला है, खुश कर देने वाला है। आगे देखिए, 72 छंदों का प्रयोग हुआ है जो भावानुकूल रूप से बदलते रहते हैं। भावानुकूल रूप से बदलते रहने वाले 72 छंदों का प्रयोग, यानी कि जो 72 छंद है, हमें पता है 16,306 यहाँ पे पद हैं हमारे, तो उन पदों में कितने 72 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, छंद तो आप सभी को पता है क्या होते हैं, जब हमने दोहे पढ़े, ये जो पद पढ़े उनमें मैंने आपको बताया था छंदों के बारे में। ठीक है, तो हमने सिर्फ वो छंद पढ़े जो कैमास वध में प्रयोग हुए। ठीक, आगे देखिए, यही अवस्था अलंकारों की भी है, अलंकार भी बदल बदल के आए हैं। अगर वीगस है तो वीगस के अलंकार आए हैं। ठीक है, अगर श्रृंगारस है तो श्रृंगारस में प्रेम वाले अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से अलंकार है, छंद है, सब समय समय पर बदलते गए हैं। जहां जिस चीज की जरूरत थी उस चीज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो अनेक विशेषताओं से भरा एक विशिष्ट काव्य है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है वो एक विशिष्ट काव्य है जिसमें कि बहुत सी विशेषताएं भरी हुई हैं, बहुत सी विशेषताओं का समालेखन है, यानी कि बहुत सी विशेषताएं इसमें आती हैं। ठीक, इसके साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी आपका जो कमेंट होता है वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए वीडियो देखने के बाद, और वीडियो को लाइक किया कीजिए, जिससे कि हमें अच्छा लगता है कि और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ी हेल्प मिलती है कि हाँ ठीक है, हम मोटिवेट हों कि कुछ भी प्रॉब्लम है फिर भी हम बैठ के यहाँ पर वीडियो बनाएं। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए कि हमारे 10K सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे ही हमसे प्यार बनाए रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।